हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है फ़खर सर ने। थैंक यू सो मच फ़खर सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। इनवाइटिंग। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू रिवा जी, थैंक यू सो मच। सर, आज हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं। तो आगाज़ हम फ़खर सर आपसे करेंगे जी। और मतलब बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, उस पे आपका एनालिसिस जानेंगे और हमारे व्यूवर्स के साथ रखेंगे, सामने रखेंगे आपका व्यूज़। तो सर, आगाज़ हम करते हैं वेनेज़ुएला के हवाले से। आपने देखा कि अमेरिका ने जो है उनके प्रेज़िडेंट को जिस तरह मतलब कैप्चर किया, उसके बाद हम एक और खबर हमारे सामने आती है कि रशियन टैंकर है, ऑयल टैंकर, उसको भी कैप्चर हम्म। अमेरिका की जानिब से किया गया है। बीइंग अ पाकिस्तानी, इस पर आपकी क्या राय है? आजकल तो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो है बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और हम जो है अमेरिका की बड़ी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। तो दूसरी जानिब इस तरह की खबर, यानी कि अमेरिका का या ट्रम्प का जब भी दिल करता है, जिसके साथ भी दिल करता है, तो फ़ौरन जी। वो काम कर लेते हैं। तो और सैंक्शंस की भी कुछ इंडिया पे बातें आ रही थी, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो फ़खर सर, क्या कहना चाहेंगे रशियन ऑयल टैंकर के हवाले से? थैंक यू वेरी मच रिवाज। बेसिकली जो इस वक्त सिचुएशन है वो बड़ी एक अजीब किस्म की क्रिएट हुई है। वेनेजुएला के टाइम पे तो हम पहले सुन रहे थे कि कुछ जहाज वहाज उड़ा रहा था अमेरिका, और उसके बाद जैसे एक प्रेशर क्रिएट किया उन्होंने। बट उसके बाद जब कोई बात नहीं बनी तो उन्होंने डायरेक्ट वहाँ पे हमला किया, और उसके प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को उठा के वो न्यूयॉर्क ले आए और कहा कि जी आपके ऊपर हम जो अमेरिकन लॉज हैं जो या कानून है उसको उसके मुताबिक आपको सजा मिलेगी। हालांकि एक बहुत ही मजायका खेज किस्म की बात है, बहुत ही अजीब किस्म की। मेरे ख्याल में जो अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिचुएशन, बल्कि इनफैक्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूनाइटेड नेशन बना, उसके बाद देखें तो शायद इस किस्म की सूरत हाल मतलब इस तरह की नहीं हुई। बेशक सदाम हुसैन का हुआ, लेकिन वो भी अपने मुल्क में थे। मोअम्मर कजाफी का हुआ, कर्नल मोअम्मर कजाफी लीबियन, उनका भी इसी तरीके से था, लेकिन वो भी अपने कंट्री में थे। बेशक उसमें भी अमेरिका का एक बहुत अहम रोल था। इस वजह से इस वक्त एक तो लगता ऐसे है कि जो यूक्रेन के ऊपर बात हुई डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की 2-3 दफा, हाँ, उसके बाद मुझे लगता है कि ट्रंप कुछ फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए हैं, और वो कहते हैं कि जहां मेरा दिल करे बस मैं किसी को उठा लूं, किसी को के ऊपर अटैक कर दूं, किसी का जहाज पकड़ लूं। उसकी एक वीडियो में देख रहा था जो रशियन उसके ऊपर अमेरिकन फोर्सेस ने अटैक किया, और वो उनके हेलीकॉप्टर से वो उनके कमांडोज जो मरीन्स हैं वो वहां पे उस जहाज पे उतर रहे हैं। अब अगर हम ये देखें कि क्या अब वेनेजुएला के बाद क्या अमेरिका और जो रशिया है वो आमने सामने हैं। हालांकि यूक्रेन में भी हम 5 साल से देख रहे हैं कि वहां पे अमेरिका और रशिया ही लड़ रहे होते हैं। उनकी जो सारी सपोर्ट है यूक्रेन के साथ है, या यूरोपीय यूनियन का सपोर्ट वहां पे साथ है, और मेरे ख्याल ये रशिया को बहुत अच्छे से ये बात पता है। लेकिन ये वाली चीज करना कि वहां से एक ऑयल टैंकर, क्योंकि वेनेजुएला और रशिया के ताल्लुकात बेहतर रहे हैं, तो वो जा रहा है या आ रहा है उसको घेरना, मेरे ख्याल में ये तो ऐसा है कि आप कोई शख्स किसी रास्ते से जो एक आम रोड है और उससे कोई गुजर रहा है, और खामखा का जाके उसको कोई मतलब उसके साथ कोई मस्ती करें, कोई थप्पड़ मार दे, कोई पत्थर मार दें। इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रहा है कि इस वक्त ट्रम्प कर रहे हैं। लेकिन उसकी उसके पीछे जो सबसे मेन चीज़ है, वो ये चाहते हैं कि भाई उनकी जो दादागिरी है, मैं तो इसको सीधा सीधा गुंडागर्दी कहूंगा। क्योंकि आपके हाथ में अगर ताकत है तो उसका क्या आप करेंगे। अगर आपके हाथ में कोई वेपन है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप किसी के ऊपर भी उसको तान दें, किसी के ऊपर भी फायर कर दें। बेशक वेनेजुएला में ह्यूमन राइट्स के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, रही हैं। होगो शावेज की हम बात करें 2013 से, फिर ये फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त। जो तो अगर हम इन सब की बात करें, इसके बावजूद दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ अमेरिका के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उनके ऊपर नॉर्थ कोरिया के ऊपर क्यों अटैक नहीं करता? जान के हम तो डायरेक्ट डायरेक्ट धमकियां देता है लेकिन नहीं करता। वहां पर क्या वजह है कि वो नहीं करता? क्या वहां पे ह्यूमन राइट्स की बहुत अच्छे हालात हैं नॉर्थ कोरिया में?
इस तरह दुनिया की बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वहां पे ऐसी चीज नहीं है। मतलब हर किसी को पता है कि 300 जो बिलियन बैरल ऑयल है वहां पर, जो उनके पास रिसोर्सेज है नेचुरल। तो अब तो बात क्लियर है कि ट्रम्प कहता है कि जहां पे भी कोई मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स होंगे, यहाँ पे ऑयल होगा, तो वहां पे जाएंगे। ग्रीनलैंड की एग्जांपल है, वो कह रहे कि अगर हमें मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ा तो करेंगे। अब ग्रीनलैंड तो डेनमार्क का बाकायदा हिस्सा है, उसके साथ है, यूरोप के बिल्कुल सेंटर में जैसे वाक़ है, लेकिन वो कर रहे हैं। तो लगता है ऐसे कि वो फिलहाल तो नहीं रुक रहे हैं। और अब देखते हैं कि चाइना और रशिया और स्पेशली इंडिया का रोल भी बड़ा अहम रहेगा। आपने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, हमारे साथ ताल्लुकात इसलिए अच्छे हैं कि हम उनकी हर बात मानते हैं, तो ताल्लुकात इसलिए अच्छे हैं। और इसके पीछे तो या तो हम ये कि हमारे कोई अब अपने इंटरेस्ट उनको उनके सामने रखते हैं और वो हम पूरे करते हैं, तो फिर तो मैं मानूंगा कि हाँ बिल्कुल जबरदस्त है। लेकिन जब वो हमें वो जो कुछ कहते हैं, हम वो तकरीबन तकरीबन हम ज्यादातर चीजें उनकी जो तवक्कुआत होती है उससे भी बढ़कर करते हैं, तो फिर ये ताल्लुकात तो मैं नहीं कहूंगा, ये तो ये कि हमें भी ये फिक्र लगी होती है कि कहीं हमारे ऊपर कोई जो है ना डंडा ना सर पे मार दे। अब डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, सुनने में ये भी आ रहा है कि अमेरिका जो है 500% टैरिफ जो है वो इंडिया पर जो है वो आगे आने वाले टाइम में लगा देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? और ये रशियन ऑयल जो है वो टैंकर कैप्चर करना और उनके वेनेजुएला या उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर करना, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, ये तो बहुत दुखद है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपका जो प्रश्न होना चाहिए था कि क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर की ओर जा रही है, ये मेरे ख्याल से एक रिलेवेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं वो बहुत ही मतलब समझ लीजिए बहुत ही अलार्मिंग है। ग्रीनलैंड के ऊपर देखिए दुनिया में इस समय हो क्या रहा है कि ये ट्रम्प साहब को ये बात समझ में आती है कि यूक्रेन का ऊपर अटैक किया रशिया ने। दुनिया ने कहा कि हमने वर्ल्ड वॉर टू से सबक ले लिया है, हम नहीं लड़ेंगे। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई आपस में है, वो लड़े, हम यूक्रेन की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, किसी ने रशिया की लड़ाई नहीं लड़ी। उसी तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर भी जब था, लोगों ने अफगानिस्तान और नाटो को छोड़ दिया। दुनिया न तो अफगान की तरफ से मुस्लिम कंट्रीज लड़ने को आई और ना ही अमेरिकन नाटो की तरफ से कोई और कंट्रियां लड़ने को आई। तो अब ये ट्रम्प साहब का अनुमान है, जो उन्होंने एबडक्ट किया, किडनैप किया मडुरो को, वेनेजुएला के, उनको ये लगता है कि किसी ने चूं तक नहीं करी। तो अगला उनका निशाना ग्रीनलैंड है। और आपको पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, ग्रीनलैंड में 1916 में एक ट्रीटी हुई थी अमेरिका और डेनमार्क के बीच में। उसमें हुआ ये कि अमेरिका में एक स्टेट, वर्जिन आइलैंड करके एक जगह का नाम है, वर्जिन आइलैंड डेनमार्क से अमेरिका ने खरीदा था। और उसके बदले में उन्होंने 1916 की एक ट्रीटी साइन की, जिस ट्रीटी में उन्होंने डेनमार्क की सॉवरेनिटी जो है वो ग्रीनलैंड पे रिकॉग्नाइज कर ली। अमेरिका की समस्या ये है कि अमेरिका ये कहता है कि ये जो इंडिया और पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन है, ये तो दुनिया की ओशन है, ये खुली रहनी चाहिए, दुनिया के हर लोग यहाँ आके बिजनेस करें। अमेरिका के लिए भी वो रूट फ्री होना चाहिए, ये किसी की बपौती नहीं है, सब कंट्रीज का रूट है ये। फेयर इनफ, पॉइंट बहुत अच्छी है ये, कि साउथ चाइना सीन हो, इंडिया का इंडियन ओशन हो, पैसिफिक ओशन हो, ये दुनिया भर के लिए खुला होना चाहिए। मगर ये बात उन्होंने कहा कि ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, इसमें सिर्फ हमारा हक है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर अमेरिका इधर इंडियन ओशन में आकर के दूसरे देशों के साथ दोस्ती कर रहा है, उनसे जो सामान खरीद रहा है, भारत को या चाइना को वो जिसे कह लीजिए सरकमवेंट कर रहा है, तो भाई वो तो अमेरिका के लिए रूल बेस्ड ऑर्डर हो गया, फ्री ट्रेड हो गया। लेकिन अगर वही काम अमेरिका, चाइना और रशिया जाकर के ग्रीनलैंड में करे, या चाइना जाकर के मडुरो से बोले वेनेजुएला के कि हम तुमसे ऑयल खरीदेंगे मगर उसकी पेमेंट हम डॉलर में नहीं करेंगे, दुनिया अगर डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में इनकार कर दे, तो उसके बाद जो है आपके सामने ये हरकतें आएंगी। तो अमेरिका का ये है कि चूंकि ग्रीनलैंड में रशिया और चाइना की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, वो एक तरीके से खतरे का घर है। और आपको पता होगा कि ट्रम्प साहब अपने पहले ट्रम्प 1.0 में ये डेनमार्क को बकायदा ऑफर कर चुके हैं कि हम खरीदना चाहते हैं इसको,
डेनमार्क की उस समय की जो प्रेसिडेंट थी, आज भी वही है, मैडम फ्रेडरिका मैन उनका नाम है या ऐसे ही नाम है, उन्होंने उसको मना कर दिया था। उन्होंने उसको कहा दिस इज absurd, दैट वाज हर वर्ड। तो आप इसी परिप्रेक्ष्य में देखिए कि उन्होंने रशियन ऑयल टैंकर को पकड़ के सीज कर लिया। उसके एवज में आज रशियन लॉ मेकर का स्टेटमेंट है कि सिंक अमेरिकन शिप्स वेयर एवर यू फाइंड देम। हालांकि ये गवर्नमेंट की स्टेटमेंट नहीं है, ये एक लॉ मेकर यानी उनके जो ड्यूमा है, जैसे आपका सेनेट होता है या वैसे ही उनका, जैसे आपका मजलिस शुरा होता है वैसे ही उनका ड्यूमा होता है, या हमारी जो संसद है उसी तरीके का है। उसके एक मेंबर ने कहा कि हमें अब अमेरिका के हर उसको वो डुबाना पड़ेगा। तो अगर ट्रंप साहब, और ये एक रियलिटी है, मैं आपसे बता रहा हूं, अगर ट्रंप साहब ग्रीनलैंड पे चढ़ दौड़ते हैं तो ट्रंप साहब का यह कहना है कि डेनमार्क की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, कोई नहीं आएगा डेनमार्क की तरफ से लड़ने के लिए। और डेनमार्क जो है वो कोई मैच नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। नेटो में से एक मेंबर कम हो जाएगा, उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर वो अटैक करते हैं तो यूरोप क्या करेगा, वेस्ट क्या करेगा, ये देखने लायक टेरिटरी, देखने लायक बातचीत होगी। उनका ये कहना है क्राइमिया, ओसेतिया, उसके बाद डोनेस्क एंड लुहांस्क, रशिया ने ये सारे रीजन पिछले 10-15 साल में अपने कब्जे में ले लिए और किसी ने दुनिया के उफ तक नहीं की। समय आ गया है कि हम ग्रीनलैंड को ले लें। सो वी आर रियली इंचिंग टुवर्ड्स वॉर, अगर ट्रंप साहब रुके नहीं तो। एक तृतीय विश्व युद्ध की सुगबुगाहट तेज हो जाएगी। आई होप कि ट्रंप के लोग होश के नाखून लें और वो ऐसी हरकतें अभी ना करें। बट एज ही सेड, ही इज ऑन अ हाई, जिसे कह लीजिए एड्रेनल। जो उनकी सक्सेस है मड्यूरो को पकड़ने की, वो जबरदस्त है। तो आपको आने वाले 1-2 महीने में हो सकता है ये न्यूज मिले कि उन्होंने ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लिया है। जी। फ़खर सर, मेरा आपसे सवाल है, ये भी कुछ आर्टिकल्स या कुछ इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस किया जा रहा है कि हो सकता है अमेरिका जो है आने वाले टाइम पे ईरान पर भी जो है वो हमला कर सकता है, अटैक कर सकते हैं। क्या आप इस पर अपनी ओपिनियन रखते हैं? अच्छा, जहाँ तक बात है अमेरिका की ईरान पर हमले की, तो अभी जून में तो किया उन्होंने, एक काफ़ी बड़ा हमला था। जो पहले इज़राइल था, फिर अमेरिकन जो जेट्स हैं B-52, और जो वहाँ से उन्होंने बॉम्ब्स गिराए, तो वो बहुत बड़ा हमला था, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन रिवाज जो असल बात इस वक्त चल रही है वो रिजीम चेंज के हवाले से इन ईरान चल रही है। क्योंकि कासिम सुलेमानी का जो स्टेचू लगा हुआ है तेहरान में, उसको वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने गिराया है, और उस जगह का नाम रखा है ट्रम्प स्ट्रीट। तो ये वाली चीज़ें बड़ी मतलब मेरे ख्याल में हमारे, क्योंकि एक नेबरिंग कंट्री है ईरान, हमारे साथ उनका बॉर्डर लगता है, तो वहाँ पे इस वक्त ये वाली सिचुएशन है। गवर्नमेंट ने ये भी ऑर्डर्स दिए कि आप किसी के ऊपर गोली ना चलाएं, कोई वायलेंस ना करें अपने फोर्सेस को, उन्होंने कहा। मेरे ख्याल जो एक अच्छा कदम है। लेकिन इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें भी आ रही है कि जो खामनाई साहब हैं उनके हवाले से, कि इस तरह का ऑपरेशन अमेरिका तेहरान में कर सकता है, जो उन्होंने मादुरो के खिलाफ वेनेजुएला में किया है। और नेक्स्ट बारी फिर उसके बाद अगर ईरान वाला सक्सेसफुल होता है, तो उसके बाद नेक्स्ट बारी जो है वो अफगानिस्तान में रिजीम चेंज चाहता है। और इन दोनों में पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे ज़्यादा मैं फिक्रमंद हूँ इस चीज़ के लिए कि अमेरिका को ये कहते हैं ना ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, उनको कोई डेमोक्रेसी नहीं चाहिए हमारे यहाँ। उनको हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप सूट करती है, इसलिए कि वो एक आदमी को वो डील करते हैं, वो फ़ोन करते हैं या वो मैसेज कर देते हैं, वो सारा कुछ कर लेता है। पाकिस्तान में आपके लाहौर में मजंग के इलाके में एक अमेरिकन जो ब्लैक वाटर थे, उनके एक एजेंट काम करते थे, और उन्होंने 2 भाइयों को मार दिया दिन दहाड़े। उस वक्त के हमारे शुजा पाशा साहब, जनरल शुजा पाशा साहब, एक सेकंड की खबर दिया करते थे, और कोर्ट में उन्होंने उनकी दियत के साथ वो करवाई। लेकिन क्या वो वाकई दियत थी? नो, दियत शियत कुछ भी नहीं था। वो मामला ये था कि उन्होंने प्रेशर इतना डाला था उन लोगों के ऊपर कि आप ये करें, और वो खुद टेक्स्ट किया करते थे। अब सोचे जरा ये कि जब इस तरह के काम होते हैं तो फिर
आप उनके लिए मतलब कौन सा काम मुश्किल है। और मैंने जो आपको कहा ना कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात वैसे नहीं अच्छे, पाकिस्तान के अंदर अगर आप उनके लिए हर चीज अवेलेबल है और जो वो कहते हैं वो हो, तो वो फिर हमसे क्यों बिगाड़ेंगे ताल्लुकात। लाजमी सी बात है, उनको तो चाहिए था पाकिस्तान इसी इसी तरीके से। और जब अफगानिस्तान से वो जा रहे थे उस वक्त भी उनकी ये ख्वाहिश थी कि उस किस्म की कोई चीज़ हो जो उस वक्त शायद नहीं पॉसिबल थी। फिर खैर इमरान खान साहब की हुकूमत गई, अफरा तफरी शुरू हो गई पाकिस्तान में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उस वक्त से शुरू है, अप्रैल 2022 से अभी तक जारी है, 2026 शुरू हो चुका है। तो वो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। और जो उन्होंने वेनेजुएला में किया, तो वो मेरे ख्याल में एक, इससे पहले भी शायद सुना है मैंने कि ट्राई कर चुके हैं, लेकिन इस दफा ऐसा लगता है कि इजराइल, अमेरिका और माइट भी पॉसिबल कि यूके उनका साथ हो, मे बी नेटो के कोई लोग हों, लेकिन अमेरिकन फोर्सेस से ये काम करवाने की कोशिश जरूर की जाएगी। अब वो कामयाब होते हैं या नहीं होते ये अलग बात है, लेकिन क्योंकि उन्होंने जो जून के अंदर जो कुछ किया था उसमें काफी उनका जो सक्सेस रेट था वो बहुत अच्छा था अमेरिका का। उन्होंने जिन जिन जगहों पे बॉम्ब्स वगैरह फेंके थे या जो अटैक्स वो करते थे, तो ईरान को उससे काफी नुकसान हुआ था। और जिस तरीके से इजराइल ने उनके पूरी एक ऊपर की जो टॉप लेवल के मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको बिल्कुल वाइप आउट कर दिया था, तो वो बड़ी एक उनको एक हौसला जरूर मिला इस चीज से। और जो अभी इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है ईरान के अंदर, तो लाजमी सी बात है कि उसका फायदा बिल्कुल उठा सकता है अमेरिका। क्योंकि जब इंटरनली आप वीक होते हैं तो एक्सटर्नल जो आपके ऊपर अटैक करने वाली फोर्सेस होती है उसका मुकाबला करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल मुमकिन है। और बल्कि मुझे लग रहा है कि शायद जल्दी ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि खबरें ये भी रिपोर्ट हो रही हैं कि जी खामनाई और उनकी जो फैमिली है वो मॉस्को में है। हालांकि उन्होंने इसको डिनाई किया है, वो तरदीद की है इस बात की, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो मॉस्को में हो। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि ईरान जो है ईरान पर अटैक किया जा सकता है अमेरिका की जानिब से आने वाले टाइम में? क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स इस बात का जो है वो तज़किरा कर रहे हैं कि ये भी पॉसिबल है, जो कि अब यानी कि ऑयल टैंकर जिस तरह उन्होंने कैप्चर किया, उसके बाद वेनेज़ुएला के जो प्रेज़िडेंट थे उनको जिस तरह कैप्चर किया। आपको क्या लगता है कि मतलब पहले जैसे फ़खर सर ने भी बात की उस पे कि पहले भी वो ईरान पर हमला करते रहे हैं और रिसेंट ज़्यादा देर की भी बात नहीं है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप इस पर? ईरान पे हमले को लेकर के जी सर। देखिए, ईरान पे जो हमला मुझे नहीं लगता कि यूएस इस समय करेगा, लेकिन जो ट्रम्प की धमकी थी वो तो काम कर गई, जैसा आपको फकर भाई ने बताया। ट्रम्प ने कहा था कि आप प्रोटेस्टर्स के ऊपर अगर आपने गोलियां चलाई, उसको कर्ब किया तो वी विल अटैक। तो वो तो फिर अगर फकर भाई कह रहे हैं, और मैं फकर भाई को बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट मानता हूँ, तो वो ये अगर कह रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट ने एकदम मना कर दिया कि आप किसी भी तरीके का वायलेंस का उपयोग नहीं करेंगे, तो फिर ये इसको ऑर्गेनिक रिजीम चेंज का एक रूप देना चाहेंगे। फिर अगर वो बता रहे हैं कि खामनाई साहब भाग करके अगर ऑलरेडी वो मॉस्को जा चुके हैं, तो एक तो फिर ये बात उठती है कि क्या फिर पावर वैक्यूम है, क्या एक सॉफ्ट कू हो चुका है एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हार्ड कू। क्योंकि जो पेशेंजाई साहब है, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, महमूद पेशेंजाई जो उनके उनके प्राइम मिनिस्टर है, मसूद तो हाँ प्रेसिडेंट मसूद, हाँ प्रेसिडेंट, क्षमा पेशकियान। करिएगा, पेशकियां, थैंक यू फकर भाई। तो ये मसूद पेशकियां साहब हैं, वो तो पहले भी थोड़ा सा उनका मिडिल है, वो ज़्यादा हार्डकोर राइटिस्ट नहीं है, हार्डकोर लेफ्टिस्ट नहीं है, वो मिडिल पाथ लेके चलते हैं। उन्होंने भी कहा था कि हम जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं। बट अगर अमेरिका ईरान का फ्रंट खोलता है तो आई थिंक अमेरिका विल हैव इट्स प्लेट टू फुल। बहुत ज़्यादा अगर आप फ्रंट खोल लेंगे तो फिर आप बहुत पर समस्या में आ जाएंगे। यू शुड ओनली टेक एज मच एज यू कैन चू ना। तो मुझे नहीं लगता कि वो मिडिल ईस्ट को अभी डिस्टर्ब करना चाहेंगे किसी भी तरीके से। मिडिल ईस्ट के लिए उन्होंने इसराइल को बैठा रखा है, इसराइल ही उनके बिहाफ पे सारे काम करता है, और इसलिए उनको कोई डायरेक्ट ज़रूरत नहीं होगी। और जैसा मैंने कहा कि ईरान को उन्होंने डायरेक्ट धमकी दे दी थी कि अगर आपने प्रोटेस्टर्स को क्वेल किया या आपने हार्श और ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल किया, उपयोग किया, तो वी विल कम बैक एंड वी विल हिट यू हार्ड। ये उनके स्टेटमेंट है ट्रम्प के। and I guess it resonated with the
पावर एक्लियन ऑफ ईरान। तो बट मुझे नहीं लगता कि यूएस इंटरवीन करेगा किसी भी तरीके से ईरान में। फ़खर सर, मैं यहाँ पर बात करूँगी DGIS-PR की जानिब से कुछ स्टेटमेंट्स हमारे सामने आई हैं। और वो मतलब आए दिन मुझे लगता है कि आजकल मीडिया पे उनके बहुत सारे तबसरे भी चल रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट्स को लेकर, जो कि मुझे लगता है अफ़गानिस्तान को लेकर है, इंडिया को लेकर है। मैं कुछ क्लिप जो है वो यहाँ पर शेयर भी करूँगी, और मैंने फ़खर सर आपके साथ भी शेयर किया था वो क्लिप, और यकीनन उससे पहले ही आपने देखा होगा। तो मैं यहाँ एडिट में भी लगा दूँगी इसको। हमेशा कहता हूँ, हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है एक अल्लाह का तोहफा है, इसमें अल्लाह की बड़ी बरकत है। तो ले आओ जो तुमने करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना, तो पैसे वापस। अच्छा सर, फ़खर सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यकीनन हर किसी को अपनी कंट्री से मोहब्बत होती है, और हमें भी अपने पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और यकीनन पाकिस्तान एक एक मतलब पार्टीशन से पहले जो है वो बरसगीर यानी कि इंडिया का ही पार्ट रहा है। तो ये नफ़रतें, ये सारी चीज़ें, आज हम इस बात पे गौर-व-फ़िक्र करते हैं कि हमें नफ़रतों से दूर रहना चाहिए, हमें पॉज़िटिव रहकर बात करनी चाहिए। तो आप क्या इस स्टेटमेंट को कैसे देखेंगे, और पार्टीशन को लेकर और अब तक कैसे आप इस डिफरेंस को, कैसे ये खला जो आ चुकी है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, कैसे ये फुलफिल हुई? अच्छा, एक बात तो मैं कर लूँ ऑन अ लाइटर नोट। वैसे मोहम्मद शरीफ साहब उसको बुरा ना माने तो अर्ज़ करूं कि बरकत वाला मुल्क तो है, 78 सालों से खाया पिया जा रहा है और अभी तक कायम और दायम है, तो वाकई बरकत है इस मुल्क के अंदर। फिर आते हैं थोड़ा सा इन मामलात पर। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 घंटे 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। इससे पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 4 दिसंबर 2025 को, जिसमें इमरान खान साहब को उन्होंने बुरा भला कहा, जहनी मरीज है, ये तुम्हारे बाप का नहीं है, इस तरह के अल्फाज। इसमें तू तू तेरे तेरे, मतलब आई डोंट नो दैट। मैं एक बड़ा मतलब छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ पाकिस्तान का। मेरे पास इस किस्म का कोई ओहदा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी काम कर चुका हूँ। तो मेरे ख्याल में ये वाली लैंग्वेज किसी के साथ, आई डोंट थिंक सो कि ऑन टेलीविजन स्क्रीन वी शुड यूज दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, कि तू आ जा, मतलब व्हाट इज दिस? वो कोई मोहल्ले गलियों में थोड़ी इस तरह की चीजें हम खड़े हैं अपने दोस्तों के साथ, या किसी को आपकी ऐसी और आपको वैसी, मतलब इस तरह की बातें तो वहां पे होती है ना। ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये रिप्रेजेंट करते हैं। गालिबन उनको इससे, इस लेवल से ऊपर बात करनी चाहिए, मेरा तो ये कहना है। बाकी वो ये नहीं है, मैं, ये हमारे मशवरे होते हैं, बस मासूमाना क्वेश्चंस होते हैं हम लोगों के। इसका कोई मतलब कुछ नहीं लेना देना होता उन चीजों से। वही करेंगे जो उनका दिल चाहेगा, और वो करते भी वही है जो उनका दिल चाहता है। जहां तक बात है कि जी अफगानिस्तान के साथ मामलात हो या हिंदुस्तान के साथ मामलात हो, मैं मानता हूं कि मई 2025 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, और बड़े स्केल पे हुई, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़े, वो बात खत्म हो गई ना। कब तक हम 1965 रोते रहे जी हमने ऐसा किया था, ऐसे कारनामे सर अंजाम हमने दिए थे। फिर 1971 को हमने एक्सक्लूड कर दिया था। अच्छा, फिर 1999 को भी इधर उधर घुमा फिरा के हम करते रहे। फिर जी 2019, फिर 2025, चले जी ठीक हो गया जी। इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बड़ी मार पड़ी जी 2025 में, हम मान लेते हैं ये बात। ठीक है, अबे यार इसके बाद तो बड़ी सारी चीजें ना, वो 4 दिन तक खत्म हो गए। 6 मई को शुरू हुआ, 10 मई को सब कुछ खत्म, दुकान बंद। इसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट? भाई हम इकोनॉमी हमारी किस सिचुएशन में चल रही है, बाकी हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज हैं, इसके साथ साथ जिसको कहते हैं कि लोगों के पास खाने पीने का, मैं ये नहीं कहता कि मार्केट में नहीं है। कोई अगर ये कहता है ना कि मार्केट में सब कुछ भरा हुआ है, आप किसी कैश एंड कैरी, किसी सुपर स्टोर पे चला जाए, दुनिया की कोई चीज भी आपको वहां पे मिल जाए, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए ना, परचेजिंग पावर लोगों के पास होनी चाहिए। वो तो आजकल हालत ये हुई है कि मतलब आई एम सॉरी टू से, लेकिन लोग जो है वो मांग तांग के अपनी जिंदगियां गुजार रहे। क्यों? पहले भी मसाइल होते होंगे पाकिस्तान में, ऐसा तो नहीं क्योंकि पहली दफा है, लेकिन अब तो सारी हदें मुका दी गई। कोई कोई किसी को जवाबदेह नहीं है।
मतलब बूट को इज्जत दो वाली हुकूमत है, वो कहते हैं हम किसी को जवाब दे नहीं है, क्योंकि वो वोट से तो आए नहीं है। आप अफगानिस्तान को धमकियां लगा देंगे, सो व्हाट, फिर क्या होगा? आपने 12 अक्टूबर 2025 को बॉर्डर बंद कर दिया, 8 क्रॉसिंग पॉइंट से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सारे बंद कर दिया आपने, ठीक है। खैर बात होती रही, इस्तांबुल में हुई, दोहा में हुई, रियाद में हुई। फिर उन्होंने एक काम किया, उन्होंने, उनकी हुकूमत ने ऑर्डर किया कि मुल्ला हिबतुल्लाह कहते यार ये बॉर्डर को ना पूरा विल्ट कर दो, गेट्स को नहीं करना आना जाना, खत्म कर दो, पक्का बंद कर दो, इसको कर दिया उन्होंने। अच्छा, इनको लगा कि उनका, क्योंकि अनार का सीजन और अंगूर का सीजन पीक पे था और बहुत टॉप के, मेरे ख्याल डॉक्टर साहब हम सब उनकी चीजें आप इस्तेमाल करते रहे, तो वो उनका नुकसान हुआ, नो डाउट, इसमें कि कोई शक नहीं कि उनको नुकसान हुआ। उनका वो फ्रूट जो है, वो पाकिस्तान सबसे बड़ी मार्केट थी, वो खराब हुआ। अभी हमारे पास आलू का सीजन, आलू बड़ी जबरदस्त क्रॉप, जिसे कि बम्पर क्रॉप हुई है, आलू लेके हम फिर रहे हैं कि अब क्या करें। बहुत बड़ी मार्केट थी अफगानिस्तान, क्योंकि वहां पे ये प्राइस वगैरह बहुत ज्यादा, आप अगर जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करेंगे और गली मोहल्ले मार्केट में आपको यही चीजें मिलेंगी, रोटी में वो लपेट के और उसको, मतलब जिस तरह हमारे यहाँ बन बर्गर होता है, सेम लाइक दैट वो लोग खाते हैं बहुत ज्यादा। तो एक बहुत अच्छी मार्केट थी, वो खत्म। कीनू का सीजन शुरू हो गया, पाकिस्तान ने उनको कहा कि जी कीनू के लिए आप ये दरवाजे खोल दें। उन्होंने कहा अच्छा, आपने हमारे अनार और अंगूर के लिए खोले थे, जो हम आपके लिए कीनू के लिए खोल दें? उन्होंने नहीं खोले। हम धमकियां दे दी, हमने धमकियां दे दी कि हम आपका आटा, दाल, चीनी सब कुछ बंद कर देंगे, कर दिया। 12 तारीख को इस बात को 3 महीने हो जाएंगे। अब मुझे ये बताएं कि उसके बाद उनका सबसे बड़ा इशू जो था वो गंदम, वीट का था और आटे का था। वो सरवाइव कर गए 3 महीने। लाजमी सी बात है, मट्टी खा के तो नहीं पले होंगे ना 3-3.5 करोड़ लोग। हमने चाहा कि अब वो आके हमारे घुटने हम उनके मतलब टिकवा दें और वो हमारे पांव पड़ जाए और बड़ा ये कमाल हो जाएगा, नहीं हुआ। इसीलिए इस वक्त फ्रस्ट्रेशन हमारे यहां नजर आती है। बॉर्डर बंद है, फिर भी हमले हो रहे हैं, ठीक है। फेंसिंग हुई हुई है, 800-900 मिलियन डॉलर उस पर लगा। कहते जी फेंसिंग तो हुई हुई है, लेकिन इतनी बड़े बॉर्डर पे फिर भी लोग आ जाते हैं। क्यों भाई? फेंसिंग तो जब हो रही थी तो हमें यही कहा गया था, इसीलिए कर रहे हैं कि ये सारा कुछ खत्म हो। आपने अफगानिस्तान का एक एक बंदा निकाल दिया, एक एक घर का डोर, मतलब जिसे कहते हैं ना डोर स्टेप पे जाके आपने कहा जी आईडी कार्ड दिखाएं, कितने बंदे हैं, कौन लोग हैं, नाम क्या, आईडी कार्ड नंबर क्या, आपने सब ले लिया। तो फिर क्यों एक अजीब किस्म की अफरा तफरी है कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर में, क्यों है? क्योंकि हर चीज आप उनके खाते में डाल रहे थे कि सारी जितनी भी खराबी है ये उन्होंने की हुई। बाकी तो हम क्योंकि बहुत अच्छी कौम है, बड़े प्रोग्रेसिव किस्म के लोग हैं, ना तो हम मॉब लिंचिंग करते हैं, ना हम चोरी डाके करते हैं, ना हम मिलावट करते हैं, ना हम कुछ और ऐसी खराबियां करते हैं, ना लोगों को चीट करते हैं। बड़े महान किस्म के हम लोग। फिर आते हैं जी इंडिया। इंडिया ने जंग की ना, उन्होंने हमला किया 6 और 7 को। उन्होंने टारगेट की 9-10 जगह टारगेट की। उनके पास इतनी क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी कि भाई यहाँ पे जी मौलाना मसूद अजहर और यहाँ पे जो है वो हाफिज सईद और यहाँ पे फला 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 है, मतलब उनकी जगह है, वो थे या नहीं थे, वो हुआ, उन्होंने किया। अब आगे बढ़े ना, सारी जिंदगी जंगें तो नहीं लड़नी ना। वो अपनी इकोनॉमी को लेके बैठे हैं कि यार 8.3 का ग्रोथ रेट हमारा चल रहा है, तो हमें तो उसकी फिक्र है कि हमारा भी ग्रोथ रेट अच्छा हो जाए, थोड़ा सा मतलब लोगों को सांस लेने की जगह मिल जाए, थोड़ा सा सांस लेने का मौका दे दें। आप बैठे हुए और आप हमें पूरा दिन यही, बच्चों की स्कूलों में जा रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं। ओ भाई, तकरीरें तो मुझे आप ये मौका दे दे तो मैं आपसे अच्छी तकरीरें कर लूँ। एंड व्हाट इज नेक्स्ट? पेट्रियोटिज्म बेसिकली ना, ये जबरदस्ती कोई किसी के अंदर नहीं डाल सकता। पाकिस्तान का हर कोई पेट्रियट है, वो कहीं पे भी रहता हो उसमें पेट्रियोटिज्म है, उसको किसी को कहने की जरूरत नहीं है और न ही किसी के कहने से आता है। मामला ये कि आप क्या मेरे साथ कर रहे हैं। मेरा गिला तो ये है, मुझे तो पाकिस्तान से कोई गिला नहीं, मुझे तो कोई, मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान एक खराब मुल्क है, पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है, ये तो मैं बिल्कुल खुल के ये बात करता हूं। मामला तो मुझे आपके जो जो आपके सिस्टम आपने मेरे ऊपर मुसल्लत किया, मुझे उससे मसला है। मेरी जिंदगी उससे खराब हो रही है, मुझे रोजगार नहीं है, मेरे ऊपर इन्फ्लेशन लादा हुआ है, मेरे ऊपर जिसे कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सिचुएशन खराब है, मेरे लिए जस्टिस नहीं है। मेरा तो ये मसला है। मुझे तो कोई मुझे खराबी नजर नहीं आती कि इस्लामाबाद में ये खराबियां तो लाहौर या कराची में ये खराबी। मसले मसाइल होंगे, मैं उसको मानता हूं, लेकिन वो क्यों है?
इनके क्रिएट किए हुए। कच्चे के डाकू दंदनाते फिरते हैं, लाहौर से लोगों को किडनैप कर लेते हैं, इस्लामाबाद से लोगों को किडनैप कर लेते हैं, 2-2 करोड़ रुपया लेते हैं। मतलब कोई मान सकता है? टीटीपी तो चले वहां खैबर पख्तूनख्वा में, बीएलए बलूचिस्तान में, तो ये कच्चे के डाकू तो सिंध और उसके सेंटर में बैठे हुए हैं। वहां पे क्यों नहीं आप कुछ कर सके? बातें देखिए रिबा, हम रियलिस्टिक नहीं है, न कभी हम होना चाहते हैं। हमने वो कर दिया, मई वाला मामला हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि चलो जी अब तो हमारी बस सब वाह वाह करेंगे। देखिए अब आजकल की जो जनरेशन है ना, वो भाई वो क्वेश्चन करती है। उसको आप दलील के साथ, आर्गुमेंट्स के साथ आप उनको अगर समझाएंगे, बताएंगे, तो आपको वो सुनेंगे। अगर आप मतलब एंकिया पेंकिया करेंगे और बोंगियां मारेंगे और फिर उसके बाद आप समझेंगे कि वो आपको सुनेंगे और आपके लिए क्लैपिंग करेंगे और वाह वाह करेंगे, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं करता कोई। आप किसी ग्रेड 4-5 के बच्चे से पूछ लें, ऐसी ऐसी बातें कर लेता है कि बंदा हैरान परेशान होती है कि यार ये मतलब इसने कहां से सीखी है, इसको बताई ये बातें किसने। ये मामला इस तरीके से ठीक होंगे ना। मैंने कहा ना, कोई मसला नहीं है पेट्रियोटिज्म। लोग गिला किस चीज का करते हैं? सिस्टम से गिला। पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है किसी को? कोई भी नहीं, किसी को भी कोई नहीं। मैं ओवरऑल ये बात, जनरल बात कर रहा हूं, सिस्टम से हर किसी को गिला है कि आप भाई, आप किसी को अगर इंसाफ नहीं देते, वो बेचारा कहां जाएगा? कोर्ट में जाते हैं, वहां पे कुछ और तमाशा बना हुआ, किसी पुलिस स्टेशन में जाता है, वहां पे कोई और तमाशा बना हुआ। तो ये ओवरऑल ये सिस्टम की खराबी की वजह से, और सिस्टम चलाता कौन है? यही लोग चलाते। सिस्टम बनाने वाले कौन है? यही लोग। क्योंकि ये 2% जो है, ये 98 को कंट्रोल करते हैं, और ये एक फ्यूडलिज्म, या आप कह सकते हैं कि मार्शल लॉ, उस जैसा सिस्टम इन्होंने हमारे ऊपर क्रिएट करके लागू कर दिया, मुसल्लत कर दिया। इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे डीजीआईएसपीआर की जानिब से जो स्टेटमेंट थी, यकीनन वो तहरीर बहुत बढ़िया, लेकिन इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? आपका क्या एनालिसिस है? और आप मतलब हमेशा से देखते आए हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को थ्रेट ही करता आ रहा है, तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? कब इंडिया ने थ्रेट कर दिया पाकिस्तान को, तो भगवान ही बहुत जाने। सारे सर, बहुत सारे ऐसे, ये पहलगाम वाक़ये के बाद आए दिन कोई ना कोई हम स्टेटमेंट देखते ही हैं आपके जो ऑफिशियल्स की जानिब से, और उस पे कई प्रोग्राम्स हम लोगों ने प्रीवियस किए भी हैं। अब आपकी वजह से कोई कुछ बोले नहीं क्योंकि आपको थ्रेट लग रहा है, तो मुश्किल हो जाएगी ना। देखिए, आपके डीजी आईएसपीआर रोज बोल रहे हैं भाई, रोज। क्यों बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सुना है फॉरेन मिनिस्ट्री की, हमारे यहाँ फॉरेन अफेयर्स की रोज होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके अलावा मिलिट्री वालों को तो मैंने लास्ट सुना था वो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और उसको भी कोई ज्यादा देखता वेखता नहीं था। भाई उनका क्या काम है, क्यों वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? ऐसी कौन सी आपके यहाँ पे इमरजेंसी पड़ी हुई है कि वो आ रहे हैं और कोई सिविलियन आ ही नहीं रहा है? आर्मी का क्या लेना देना है भाई इन चीजों से? अगर आते आपके ख्वाजा आसिफ आके ये बात बोल देते, why a military dressed man is talking to press? उनका क्या लेना देना है मीडिया से? ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता है भाई। और चलिए, अगर आप मिलिट्री जुंटा होते, आपकी अपनी गवर्नमेंट होती मिलिट्री की, तो मैं मान भी सकता कि भैया वहां पे वो लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, वहां पे मिलिट्री रूल है। रूल सिविलियंस का है। गवर्नमेंट आपकी इलेक्टेड है, सो कॉल्ड। बातें ये कर रहे हैं, मुझे तो दिखता ही नहीं यार कि कोई आपके सिविलियन वालों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, या तो मीडिया भी उनको सीरियस नहीं लगता कि जाने की जरूरत ही नहीं है इनके पास। तो यार ये तो मुझे बात ही नहीं समझ में आ रही है। वो कह रहे दाएं से आओ, बाएं से आओ, पीछे से आओ, नीचे से आओ, ऊपर से आओ, सबको लेके आओ और हम ये कर देंगे। मैं फकर भाई की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। ये पाकिस्तान में नया नैरेटिव है कि अफगानिस्तान के साथ जो लड़ाई हो रहा है वो बेसिकली इंडिया से लड़ाई है, यानी अफगानिस्तान की लड़ाई इंडिया की लड़ाई है। तो मुझे तो ये बात भी नहीं समझ में आई है, ये क्या हुआ टू नेशन थ्योरी को? भाई वहां तो आपसे ज्यादा रिलीजियस लोग हैं, वो तो शरिया लॉ में सीधा रह रहे हैं। वो आपसे ज्यादा, वो भी देवबंदी है, आप भी मेजोरिटी देवबंदी हो। इसका मतलब है कि आपकी सारी कंसेप्ट जो है ना वो गलत है। टू नेशन थ्योरी है भाई कि ये सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान एक कौम है। कहाँ है भाई? क्यों लड़ाइयां हो रही हैं? धमकियां दे रहे हो आप अफगानियों को।
आपने उनके घर को बर्बाद कर दिया। हर अफगानी कहता है आपने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। आप इसकी लड़ाई लड़ने चले गए, उसकी लड़ाई लड़ने चले गए बेचारों का। अभी वो बता रहे थे कि आपने उनके फल फ्रूट का मार्केट नहीं आने दिया, और उसके बाद आप आप अपना कीनू बेचना चाह रहे हो यार। आप हमारा भी ट्रेड उन तक नहीं जाने देते। अगर आप हमने अफगानिस्तान को गेहूं बेचना था, गेहूं को क्या कहते हैं आप लोग, गंदुम, गेहूं बेचना था अफगानिस्तान में उनके लोगों के लिए, तो आपने कहा कि हम हर ट्रक पे $100 या $150 का आपने रेट रख दिया। अजीबो गरीब आप काम कर रहे हो यार। तो मुझे तो आपके ये DGISPR की बात समझ में नहीं आती। ये तो फिर रोज रोज देख के आदमी फिर बोर हो जाता है। वो कल परसों भी आए थे, कह रहे थे कि हर मसले का जो सोल्यूशन है वो बातचीत नहीं है। वो रोज ही एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो, कह रहे हैं पैसा वसूल हो जाएगा, मजा चखा देंगे। क्या मजा चखा देंगे आप? आपकी आर्मी का कंट्रीब्यूशन ये है कि कोई नहीं डरता उससे, सिवाय बेचारे गरीब सिविलियंस के। जिनको डरना चाहिए वो डर नहीं रहे। ना तो अफगानी डर रहे हैं आपसे, न तालिबानी डर रहे हैं, न TTP डर रहा है, न भारत डर रहा है, न कोई नहीं डर रहा है। डर रहे पॉलिटिशियन। भाई एक आर्मी होती है, उसका उसके खौफ दूसरे देशों में होता है कि अरे भाई आर्मी है भाई इनकी, डरो इनसे। आपकी आर्मी से बाहर तो कोई नहीं डर रहा, अफगानी भी नहीं डर रहे। वो जब होता है तब वो, जबकि आपके पास इतने बड़े बड़े असलाहे हैं, उन बेचारों के पास तो कुछ नहीं है। सिर्फ अगर सही में कोई जज्बे की लड़ाई लड़ता है तो वो अफगानी है। वो तोपों तलवारों से लड़ी नहीं, उसके पास सही नहीं उतनी तोप इतनी बड़ी बड़े F-35 और ये वो नहीं है, फिर भी वो लड़ता है। उसका जज्बा है, वो है बहादुर। तो मैं आप लोग से क्या कहूं, मतलब अब ये क्या मैं स्टेटमेंट के ऊपर से आ जाओ, नीचे से आ जाओ, सब मिलके आ जाओ। जिस दिन अफगानिस्तान और भारत ने मिलकर अटैक किया आपके ऊपर, आपको लगता है आप 10 मिनट भी चल पाएंगे? क्योंकि ये लोग करते नहीं है और कोई आपको परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए आप लोग जो है ना भड़के मारने लगे हो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस रिलीज निकाली कि हमने जो 9 अटैक किए उसमें एक भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन नहीं है, और हम अब इसके बाद कोई अटैक नहीं करेंगे। ये सब टेररिस्ट हाइड आउट पे अटैक थे। ये भारत का प्रेस कॉन्फ्रेंस था आफ्टर पुलवामा। लेकिन आपने उसको भी नहीं माना। आप आतंकवादियों की लड़ाई लड़ने चले गए, आपकी आर्मी। तो इसलिए मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये एक तो DGISPR साहब से कहें यार, साल में 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस लें तो कुछ मजा भी आए। रोज आ जा रहे भाई, उनके पास टाइम कितना है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है यार। मिलिट्री वाले के पास टाइम होता है, दे आर वेरी बिजी पीपल भाई। और वैसे आपको पता है ना, जब आप ज्वाइन करते हैं तो 10 लेफ्टिनेंट होते हैं या कैप्टनेंट होते हैं, ऊपर जाते जाते तो ये संख्या बहुत कम हो जाती है। सो प्लीज आप लोग थोड़ा वो करें। हाँ, सिविलियन को लाइए, उनकी बात का जवाब दिया जाएगा, उनका काम है, उन्हीं को शोभा देता है। मगर शहबाज शरीफ साहब कुछ बोल ही नहीं रहे, ख्वाजा आसिफ साहब कुछ बोल ही नहीं रहे। जी, मेरा यही कहना है। अच्छा, चले आपका तो सर, चले बीइंग अ इंडियन आप तो तल्ख़ राय रख सकते हैं, लेकिन इस बात से तो आपको डिनाई नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान अगर मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, अगर पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रॉन्ग ना होती तो आप लोग तो कब का जो है ना पाकिस्तान को कैप्चर कर चुके होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग है, दैट्स व्हाई जो है वो चीज़ें आप लोगों के काबू से भी बाहर हो जाती है, अगर आप लोग ना देख रहे होते। तो फ़खर सर, आपसे बात करेंगे हम, बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की डील के हवाले से। F-17 थंडर्स जो है, उस हवाले से कोई डील चल रही है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा की जा रही है। क्या कहेंगे, इसका क्या बैकग्राउंड है? बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। अच्छा रिबा बेसिकली सऊदी अरेबिया से ना हमने तकरीबन 3-4 साल हो गए, हमने $5 अरब लिए हुए हैं, ठीक है। और वो हम हर मतलब उसमें से $3 अरब का एक टाइम है रोल ओवर का, और $2 अरब का दूसरा टाइम है ना, मतलब जैसे जून में हो गया या जनवरी में हो गया, इस तरीके से। तो अभी क्योंकि पैसा तो हमने रखा हुआ है, वो स्टेट बैंक के पास एज ए फिक्स डिपॉजिट कह दें या सेफ डिपॉजिट कह दें, वो पड़ा हुआ है कि हमारे जो फॉरेन रिजर्वायर्स हैं वो थोड़ा सा वो रुपए के ऊपर प्रेशर कम रहे। और इसी तरीके से $3 अरब हमें UAE ने और $4 अरब हमें चीन ने दिए हुए। ये कुल मिला के $12 अरब है। तो अभी हम, क्योंकि वो जब उसका टाइम पूरा होता है साल में 2 दफा, क्योंकि 2 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में वो पैसा हमें मिला, तो वो फिर हम उनको कह देते कि भाई अब थोड़ा सा ना
हौसला रखें, हम आपको पैसे देंगे, लेकिन अभी हमारे पास इसको रहने दें। तो वो फिर बेचारे मान जाते हैं, अच्छे ही लोग हैं। मैं तो यही कहूँगा कि वो एमबीएस हो या फिर वो, क्योंकि हमने बिल्कुल ही ना एक अजीब तमाशा बनाया हुआ है। तो अभी हमने ये सोचा कि बांग्लादेश भी वो जहाज़ खरीदने के लिए महमूद उल हसन खान साहब, उनके एयर चीफ आए हुए हैं पाकिस्तान। और हमने इराक वगैरह, लीबिया और नाइजीरिया और कुछ कंट्रीज़ के साथ, जो थोड़े से देखें तो कमज़ोर ममालिक हैं, उनको अगर उनकी हम बात करें तो की वो जो उन्होंने सिस्टम किया हुआ है, वो हमसे जहाज़ कुछ ले चुके हैं और कुछ लेना चाहते हैं। इस वजह से थोड़ा-सा अगर हम उस हवाले से बात करें तो ग़ालिबन सऊदी अरेबिया भी डिफेंस के ऊपर क्योंकि बहुत बड़ा पैसा खर्च करता है, तो ये जहाज़ ऐसा है कि क्योंकि पाकिस्तान की मतलब डिफेंस पैक्ट उनके साथ हुआ है, तो ये पाकिस्तान खुद ही इसको सँभालेगा सारा कुछ। कुछ करने की ज़रूरत उनको नहीं होगी। हालाँकि वो तो अमेरिका से कोई भी चीज़ अगर माँगेंगे या खरीदेंगे तो उनको मिल जाएगा, बल्कि ट्रंप ने कहा था कि F-35 जब अभी एमबीएस गए थे तो आपको देंगे हम। F-35 की डील भी कुछ शायद हुई है। लेकिन ये वाला जहाज़ है कि इसमें पाकिस्तान का पैसा जो $2 अरब है, जिस पे बात हो रही है, और ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं है, रॉयटर्स में ये मतलब आज सुबह से ये खबर चल रही थी और इस पे बात हो रही थी। और आज से तकरीबन 2 दिन पहले जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, तो उनका भी मतलब उन्होंने कहा जी जहाज हमारे बस अब जो है ना दुनिया मांग रही है, और वो दिन दूर नहीं है जब आईएमएफ को हम टाटा बाय बाय कह देंगे। मतलब उसका मजाक भी बना और सही भी मजाक बना कि भाई आईएमएफ से $150 अरब हमने लिया, वो तो कैसे टाटा बाय बाय हम कर देंगे। $2 अरब के हम जहाज, अगर वो सऊदी अरेबिया मान गया या जो भी सिस्टम हुआ, क्योंकि वो डायरेक्ट उनकी डीलिंग जो है वो कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ तो नहीं होती ना। वो डायरेक्ट डील उनकी जनरल आसिम मुनीर हो गया या फिर बाबर सिद्धू हो गए, एयर चीफ मार्शल जो है, उनके साथ उनकी डील्स होती है। ये तो बस वैसे ही इनको तो जब बाद में पता चल जाता है तो उधर से ये भी कोई मतलब उसके बारे में कोई ट्वीट या कोई बात जो है वो कभी कभार कर लेते हैं। इनको तो बेचारों को खबर होती कोई नहीं है, इनको तो पता ही कोई नहीं होता। न शहबाज शरीफ को पता होता है, रोज कैबिनेट की मीटिंग बैठा के मतलब बैठ के कर रहा होता है जी बस दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी, ये बयान दे देता है। उसको क्या पता कि क्या चल रहा है। असल मामलात तो रावलपिंडी में सारा कुछ तय होता है। तो अगर ये चीज होती है, मैं ये नहीं कहता कि ये बुरी चीज है, ये अच्छी चीज है डिफेंस के हवाले से। लेकिन आप देखिए, आप सिर्फ ये ना करें कि आप उनके $5 अरब लेके बैठे और आप उनको कहिए हम आपको ये कीनू दे देंगे उसमें से $2 मिलियन के, और जो है वो उसके साथ कुछ और चीजें आपको दे देंगे। आप उनके साथ बाकायदा कारोबार को एक्सटेंड करें, वसअत दें उसको। सऊदी अरेबिया बहुत अच्छी एक मार्केट है, काफ़ी पैसे वाले लोग वहाँ पे रहते हैं, तो हमारी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत एक अच्छी मार्केट हो सकती है। यूएई है, कुवैत है, कतर है, बाकी और जगह हैं। उस तरीके से करें, बिल्कुल डिफेंस का भी एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, लेकिन उसको उसके अंदर शफाफियत की बड़ी ज़रूरत है कि वो हमारे मुल्क को डायरेक्टली उसका फ़ायदा पहुँचे। बिल्कुल JF-17 थंडर एक अच्छा जहाज़ उसने अपने आप को साबित किया, बल्कि कल में एक अमेरिकन थिंक टैंक के हैं शायद, मिस्टर डगलस नाम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनका एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा देखें ये सस्ता भी है ये जहाज, इसका जो सिस्टम है या फिर इसको मेंटेनेंस वगैरह है वो लोकली आप कर लेते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में अगर आपके पास F-16 है, F-18 है, F-35 है, तो आपकी सारी डिपेंडेंसी या राफेल है, तो वो आप फ्रांस के या फिर अमेरिका के वो एक एक चीज के लिए अगर आपको छोटी से छोटी चीज भी चाहिए तो आप उनकी तरफ देखते हैं। इसमें ये चीज नहीं है। चीन और पाकिस्तान मिलकर इसको बना रहे हैं, कामरा में इसकी प्रोडक्शन होती है, तो इस वजह से भी लोग थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर ये हो जाता है तो मेरे ख्याल में बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। और पाकिस्तान को थोड़ा सा डिफेंस इक्विपमेंट्स के ऊपर भी फोकस रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमी में दूसरी चीजों के ऊपर भी थोड़ा सा कोशिश करें कि उसको बढ़ाएं। सही हो गया। थैंक यू सो मच फ़खर सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप दोनों के वक़्त का बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। और जाते-जाते मैं एक लास्ट सवाल जो है मेरे माइंड में अभी मैंने पढ़ा था तो मुझे ना आया, मैंने कहा डॉक्टर साहब से पूछती जाऊँ। डॉक्टर साहब, बांग्लादेश में आर्मी को ट्रेन कर रहे हैं हमारे पाकिस्तानी सोल्जर्स, क्या कहेंगे आप? थैंक यू सो मच कि क्रिकेटर्स को भी आपके सोल्जर्स ने ट्रेन किया था, हमें याद है। अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक और बात कहूँगी। अफ़गानिस्तान में अफ़गान लोगों को आप लोग ट्रेन कर रहे हैं, अगर हमने बांग्लादेशियों को ट्रेन कर दिया तो इसमें क्या हो गया? कुछ नहीं, मैंने तो कहा थैंक यू वेरी मच। कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ट्रेन करें।
आप उनको अपना F-16 1971 से पहले ये ट्रेन करते थे, अब 2025 के बाद हम ट्रेन करेंगे। हमने आर्मी को नहीं, हमने उनकी बाहिनी को ट्रेन किया था। मुक्ति बाहिनी को। तो देखिए, ये सब का जमाना जा चुका है, जितनी देर जल्दी आपको समझ में आ जाए। वॉर और इसके ऊपर पैसे खर्च कर, डिफेंस में तो हो सकता है, और अगर आपको डिफेंस को बढ़ाना है तो फिर आप टेक्नोलॉजी के दौर में जाएं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट डिफेंस इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट, होना चाहिए, मगर वो जिस तरीके के वॉरफेयर को आप अभी समझते हो, वो फिल्मी बातें, एक जो मुसलमान है वो 10 हिंदू के बराबर है, सब का जमाना जा चुका है। दिस एरा इज एरा ऑफ वेपन्स, टेक्नोलॉजी, एआई, ये सब का जमाना है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप हमारे लिए कुछ खतरा भी हो सकता है, वरना अदरवाइज तो 93,000 आपके भाई सरेंडर किए थे, 93,000। अच्छा, आपका कंप्लेन क्या है? मैंने बहुत बार लॉजिक सुना, अरे भाई वो तो बांग्लादेश में थे, हम तो यहाँ पर थे। अरे वो पाकिस्तान था, वो अपने देश में थे। वो ये अजीबो गरीब लॉजिक ले लेते हैं। इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि पाकिस्तान कभी एक यूनिट नहीं था, कि वो तो जी बांग्लादेश में था, हम तो यहाँ पंजाब में थे। आप ये पंजाबियों की आर्मी थी कि वो पाकिस्तानियों की आर्मी थी? वो तो इसलिए आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत फ्लॉड है। बांग्लादेश के से लड़ने के लिए और इन सब से आप लोग के यूनाइट हो जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, धीले भर का फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन ये है कि वॉर के दिन जा चुके हैं। आप हमसे अगर कंबाइंड 2 फ्रंट पे भी वॉर करेंगे तो भी हम आपको 3 से 4 दिन में आप लोग को सबक हम सिखा देंगे। नहीं, दिन तो नहीं जा चुके, अभी तो मई में हुआ था डॉक्टर साहब, अभी मई में तो जंग हुई थी 4 रोजा। तो अगर दिन जा चुके होते तो 6 महीने पहले फिर वो जंग क्यों हुई? और वो भी किस चीज पे हुई कि पहलगाम में अटैक हुआ और उसके बाद आपने फैसला कर लिया, आपकी हुकूमत ने, कि भाई हमने अब हमला करना है और इसका जवाब हमने देना है। आपने कर दिया। नहीं, मैं तो फकर भाई पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को समझ ही नहीं पाता। भारत की आर्मी ने अटैक किया पहलगाम के बाद, क्योंकि हमारा ये असेसमेंट था और ये अभी भी है कन्विक्शन कि हमारे यहाँ टेररिज्म पे एक कंट्री का हाथ है सोली, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान से वो लोग आए थे या पाकिस्तान से वो फंडेड थे, पाकिस्तान से किसी तरीके का कनेक्शन था। अब तो ये एनआईए की चार्जशीट भी आ चुकी है, उसमें भी कंफर्म हो गया है, बाकायदा नाम और सब कुछ है। वो एनआईए की चार्जशीट आप एक्सेस कर सकते हैं, सारे फैक्ट्स उसमें आज की डेट में आ चुके हैं। एनीवेज, हमने कभी भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया था। हमने अटैक किया था सारे के सारे आतंकवादी गढ़ों पे। वरना अगर हमें अटैक करना होता तो जो इजराइल ने किया था 1967 के वॉर में 5 अरब कंट्रीज पे, कि उनकी एयर स्ट्रिप्स को उन्होंने उड़ा के रख दिया, वो पूरे के पूरे पंगु हो गए। हम चाहते तो आर्मी इंस्टॉलेशंस पे अटैक करते, क्योंकि सरप्राइज हमारे हाथ में था, लेकिन हमने आपके एक आर्मी इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं किया। अब अगर इसको आप लोग नहीं समझना चाहते तो मेरे पास कोई और तरीका नहीं है। भारत ने अटैक करने के बाद ये कह दिया कि अब हम वॉर नहीं करेंगे, हम जो करेंगे वो आपके रिस्पॉन्स में। अगर आप आते हो इसका बदला लेने, तो आप जितने दर्जे का, ये भी इंडिया ने कहा कि आप अगर उसको जितना दर्जा रखोगे, यानी प्रोपोर्शनल अटैक होगा आपके ऊपर। ऐसा नहीं कि आपने अटैक कर दिया तो हम ये मान लेंगे कि ये फुल फ्रंटल अटैक हो गया, अब इनके ऊपर चढ़ दौड़ो। इंडिया ने यहां तक कहा कि आप अगर हम पे 4 गोले मारोगे तो हम भी 4 गोले का ही प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स देंगे, यहां तक इंडिया ने कहा। उसके बाद भी अगर आप लोग को ये लग रहा है कि हमने आपके ऊपर अटैक किया, तो मेरे पास कोई और इसका एक्सप्लेनेशन है नहीं। इसलिए मैं फिर कहूंगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सारे एक साथ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन ये है कि जिस तरीके की वॉरफेयर को आप वॉरफेयर समझते हो, वो कम से कम 700 से 800 साल पुराना है, वो जमाना जा चुका। मैं आपको ना इस मानसिकता से ना मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि क्यों हम आपसे इतने दिनों से जो ये लड़ रहे हैं और इस लड़ाई के पीछे का पर्पस क्या है। ये आप भी सुन लीजिए इसको, ताकि आपको भी पता चले कि आप लोग के जो लोग हैं उनकी सोच क्या है बेसिकली ना, वो क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, और क्या वो राय रखते हैं इंडिया के लोगों के लिए। तो मैं आपको ना ये सुनाता हूँ, ये सुनिए आप। शायद मैंने आपको भेजा भी हो, अब भेजा है कि, एक मिनट। फखर सर, आपका क्या एनालिसिस है? बांग्लादेश को हम जो है वो ट्रेन कर रहे हैं, वो बात नहीं हो गई, वक्त बदल के, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, देखिए, सब कुछ मैं बदल यही गया। बात मैंने डॉक्टर साहब को कही है कि
8 सितंबर 1965 को मैंने किया था। सोमनाथ मंदिर। जी हाँ, ये दबारका पे वाकया है। क्या बात। और ये फितना उल खवारिज हिंद, ये नमक हराम, ये अफगानी फितना, यानी हमने अपनी मिसाइलों के नाम इनके नाम पे रखे और ये नमक हराम, ये गाय के पुजारियों के साथ मोदी के साथ खड़े हो गए। 65 की जंग, अगर 17 हमले महमूद गजनबी ने किए थे तो 18वां सोमनाथ पे हमला 8 सितंबर 1965 को मैंने किया था। सोमनाथ मंदिर। जी हाँ, ये आपके नेवी के एडमिरल है। बात समझिएगा, अगर आपके पास डेप्थ है तो वो कह क्या रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 17 हमले किए थे गजनवी ने, 18वां मेरा था। ये बात हम आपको बार बार समाते हैं। आप जो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं ये 1947 से नहीं कर रहे हैं, समझिए उसकी बात को। वो ये कह रहा है कि भारत के ऊपर किए गए सारे इस्लामिक जिहादी जो अटैक थे वो सब हमने किए थे और हमारा हर हमला उन हमलों की कड़ी में चलता है। इस माइंडसेट को समझिए। जो आप वो आपके नेवी का एडमिरल है, वो काफी बड़े पोजीशन का आदमी है वो। तो अगर आप लोग अभी भी पाकिस्तान के माइंडसेट को नहीं समझ रहे हैं तो हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। वो सोमनाथ की मंदिर को तोड़ने आ रहा है, वो भारत पर अटैक करने नहीं आ रहा है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हमने मस्जिदों को तोड़ने की लड़ाई नहीं लड़ी है, लेकिन पिछले 1000 साल से ऐसे लोगों को कुचल के रख दिया गया और आने वाले 1000 साल, आपके यहाँ पे लोग कहते हैं हम 1000 साल लड़ाई लड़ेंगे, हम 1000 साल से लड़ रहे हैं। ये खुद ही बोला इसने कि 17 हमले हुए थे, 18वां मैंने किया था, 20वां भी होगा ना, हम लड़ते रहेंगे। तो आप सोचिए ये क्या जहन है, ये जहन आप समझिएगा। आपके यहां पे जंगे बदर से शुरू करता है आपका आईएसपीआर का आदमी, वो कहता है जंगे बदर से ये लड़ाइयां चल रही हैं। और जंगे बदर में बात हमारी ऐसे नहीं मानी गई थी, जंगे बदर में हमको अपनी बात बनाने के लिए लड़ना पड़ा था। तो आपका अटैक 1947 का अटैक नहीं होता है, आपका अटैक कई सीरीज में 1000 साल से जो अटैक हो रहा है आप उसको अपना वारिस मानते हो और आप कहते हो कि हमारा हर एक हमला उसी हमले की कंटिन्यूटी है जो भारतवर्ष पर होता रहेगा। दिक्कत की बात यह है कि आप अपनी मां को भूल गए, और जो अपनी मां को भूलते हैं उनका हश्र, चाहे वो आप 4 लोगों के साथ और मिल जाए, आपका हश्र बुरा ही होगा। क्योंकि मंदिर को तोड़ने के इरादे से किया गया युद्ध कभी सफल नहीं हुआ। मंदिर 17 बार तोड़ा गया, 18 बार उन्हीं में बना दिया गया उसको, और फिर बनेगा, क्योंकि ये दिमागी बीमारी है। बाकी आपकी मर्जी, आप इसको जैसे देख लें। जी फ़खर सर, आप प्लीज़ कंटिन्यू करें, फिर वाइंड अप करते हैं। देखिए, मैं इस बात से तो खैर बिल्कुल एग्री नहीं हूँ कि ये एडमिरल जिसकी वो है, हमारे यहाँ एक फसी बुखारी हुआ करते थे, यहाँ से लूट मार करके वो स्विट्जरलैंड भागे। ठीक है? नहीं नहीं, सुने, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा ना कि मुझे इन चीज़ों से कभी नहीं होता कि अगर आप कब्जे की जगह पे कब्जा करके और ग्रीन बेल्ट पे आप मस्जिदें बना दे और उसके बाद आप कहें कि नहीं जी ये तो बड़ा कमाल का काम हो गया। नहीं सर, मैं बिल्कुल इस चीज़ के फेवर नहीं करता। आपको मस्जिदें बनवानी है, आपको मंदिरें बनवानी है, आपको गुरुद्वारा बनवाना है, जमीन खरीदे उस पर बनाए। जहां तक बात है किसी के तोड़ फोड़ की, मैंने आपको कहा कि फसी बुखारी थे, वहां पे जब उनके ऊपर केस चला उनको सजा हो रही थी, उन्हें कहा जी मैं तो पाकिस्तानी हूं, मुझे आप वहां पे भेज दे। यहाँ पे आया तो नूर खान एयरबेस पे उतरा, बाकायदा उसके लिए नेवी गार्ड्स और सारी चीजें कड़ी थी, बाकायदा प्रोटोकॉल में उनको नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद लेके जाया गया और उसको बाइज्जत बरी करवाया गया और उसके बाद उनको क्लीन चिट मिली और वही जो उनका करप्शन का पैसा था उससे आज भी वो याशियां कर रहे हैं, शायद अगर जिंदा है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये वाली बात है कि जी हमने 8वां हमला कर दिया था, 8 सितंबर को 18वां हमला कर दिया था और 10 सितंबर को हमने 20वां हमला कर दिया था। देखिए, क्या अगर अभी 6 मई को एक जो बहावलपुर में मस्जिद थी उसके ऊपर अटैक हुआ, एक मस्जिद बिलाल है कश्मीर के अंदर, उसके ऊपर अटैक हुआ, तो क्या मस्जिदें खत्म हो गई? नहीं खत्म होती सर। क्यों खत्म होंगी? मंदिर खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे। ये दुनिया जब तक कायम है ना, ये दुनिया, न मस्जिद खत्म होंगे, न चर्चेस खत्म होंगे, न गुरुद्वारे और मंदिरें खत्म होंगे। ठीक है, और जहां तक बात है कि लोगों को नमक हराम कहना, हमने आपके उनसे पूछ के आपने रखे थे कि जब रख रहे हैं तो आप नमक हलाली करें या नमक हरामी करें।
हम तो अमेरिका के लिए जो कुछ हम करते हैं, जो चमचागिरी हम करते हैं, मैंने आपको अभी शुजा पाशा की एग्जांपल दे दी कि 2 भाइयों को दिन दहाड़े मारा लाहौर के बिल्कुल मेन सेंटर ऑफ लाहौर में, और उनके लिए वो क्या क्या कर फैसिलिटेटर थे उनके, कि ये बंदा बच जाए, ये गोरा बच जाए, भाई इसको सजा कहीं ना हो जाए, सजा हालांकि होनी भी नहीं थी। तो ये आपका, आप फिर मतलब मुझे बताएंगे और मुझे कहेंगे कि आप जी हमारी इन बातों का बड़ा यकीन कर लें कि हमने ऐसा किया था, वैसा किया था। सर जहां तक बात है गज़वा बदर, और मैं मतलब आई डोंट वांट टू डिस्कस द रिलीजियस मैटर्स और या उस साइड पे मैं चला जाऊं, लेकिन सर मेरे पास इस वक्त ना एक चीज मौजूद है, वो बेसिकली उर्दू में, और मैं यहां उसको नहीं वो करना चाहता। उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ना, जो कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है, कुरान में क्या है कि आपका अगर एक सरकार का आदमी, एक फौज का आदमी, उसके लिए क्या ऑर्डर है, वो क्या करेगा। ठीक है, अगर वो पढ़ लें, जो ये लोग पढ़ते रहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये सारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। और जहां तक बात रही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगों की, अगर मैं 1% आपकी ये बात से एग्री कर लूं कि ये दीन की वजह से ये लड़ाई है, तो फिर अफगानिस्तान के साथ हमारी लड़ाई क्यों है? ईरान के साथ 2024 में हमारे मिसाइल उन्होंने मारे और हमने उनको मिसाइल मारे क्यों? यूएई और सऊदी अरेबिया की इस वक्त क्यों जंग हो रही है? दोनों कजन्स हैं। इससे पहले कतर और उसके दरमियान क्यों मतलब हालात इतने खराब हुए कि एक दूसरे के ऊपर हमला और हो रहे थे। 1992 में इराक ने सऊदी अरेबिया और कुवैत के ऊपर क्यों हमला किया था, अगर मैं 1% ये बात मान। तो सर ये बातें देखें, कौन क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता, और क्या है क्या नहीं है, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। मतलब मैं तो रियलिस्टिक हूं, मैं रियलिटीज को देखता हूं, मैं इन चीजों को नहीं देखता कि कौन, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं बस जैसे ही बोल दिया मैं उसको उसी तरीके से 110% मान जाऊं। नो। और ना कभी किसी का देखें ना, मैंने कहा ना कि अगर जीव्स के खिलाफ जो कुछ हिटलर ने किया था, आज अगर वो चीज होती तो फिर आज एक जीव जो है वो दुनिया में ना होता। क्या कुछ नहीं किया उनके साथ, लेकिन आज भी उनकी कंट्री भी मौजूद है, वो दुनिया भर पे राज कर रहे हैं। अमेरिका में उनकी मर्जी के बगैर कोई पॉलिसी नहीं बन सकती। बाकी दुनिया में आप उनको देख लें, किसी बड़ी जगह पे किसी टेक्नोलॉजी के पीछे वो लोग होंगे। बाकी ठीक है, उनकी जो पॉलिसीज, अगर नेतन्याहू की कोई गलत पॉलिसी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके ज्यूस कम्युनिटी खराब है। नो, बड़े तगड़े बड़े काबिल लोग हैं। ये सिर्फ मेरा एक मतलब इसके ऊपर टेक है। थैंक यू सो मच फकर सर, आपका बहुत मैं बस शुक्रिया। एक क्लैरिफिकेशन दे दूं फकर भाई ने, जो कि ये कहा कि भावलपुर में मस्जिद पे अटैक हुआ, और ये देखिए सोमनाथ का मंदिर पर 50 होंगे, पाकिस्तान में भी रोज मंदिर टूट जाते हैं, उससे कोई वो नहीं लगता। सोमनाथ का मंदिर वो है जो आपके लिए मक्का है। तो मक्का पे अटैक होना और मस्जिदों पे अटैक होना एक अलग चीज है। भावलपुर में ट्रेनिंग सेंटर था, हमने ट्रेनिंग सेंटर को उड़ाया। अब वो आप मस्जिद के अंदर ट्रेनिंग सेंटर उड़ा रहे हैं तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कहता है कि अगर आप शील्ड क्रिएट करते हैं तो इवन सिविलियन भी अपना स्टेटस खो देता है, आप लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट हो जाते हो। तो आपने अगर इन सब चीजों के लिए किया हुआ था, वो उसकी कंपैरिजन आप सोमनाथ से नहीं कर सकते। और रही बात कि मंदिर नहीं गायब होंगे, बिल्कुल सर मंदिर गायब सर होंगे। मैं क्योंकि खत्म कर रहा हूं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफी ज्यादा हो गया, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, मैंने कहा कि वो ये क्लेम करता है क्या सोमनाथ खत्म हो गया। अगर महमूद गजनवी इतना तगड़ा आदमी था तो 17 हमले क्यों करने पड़े उनको? अगर इतना वो तगड़ा आदमी था, 17 दफा उसको जाना पड़ गया। इसका मतलब है कि वो वहां से उसको मार पड़ रही थी ना, तो तब जाके उसको बार बार जाना पड़ा। नहीं अगर नहीं, वो बात इतना ये वो है कि तगड़ा उसको था तो माफ एक नहीं, हमला करता ना, वो उसको कैप्चर करता या जो भी करना था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। बात ये नहीं है कि वो 17 बार उसको मार पड़ी, यानी बात ये है, ये जुनून कि हमें ये खत्म करना है, ये पागलपन जो है ये अभी भी है। और इसी जुनून का नाम पाकिस्तान का आर्मी है या पाकिस्तान की फौज है। वो ये कह रहा है ना, उसने बड़ी सीधी बात कही, उसने कहा ये 18वां हमला मैंने किया था। तो पाकिस्तान की आर्मी 1947 का प्रोडक्ट नहीं है, वही मैं बार बार कहता हूं। यू हैव इनहेरिटेड एवरी सिंगल अटैक ऑन इंडिया। आप वो कहते हो कि वो सारे हमले हमने भारत के ऊपर किए थे। जी बस यही है छोटी सी सबमिशन, बाकी आई एग्री विद एवरीथिंग फकर भाई सेड।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फ़खर सर, आप दोनों के वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। यकीनन यहाँ पर डेमोक्रेसी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो अपनी हर इंसान की अपनी-अपनी एक थॉट कहाँ प्रोसेस पे है, अपनी एक डेमोक्रेसी राय है? है। कहाँ पर डेमोक्रेसी भी है सर, कहाँ? फ्रीडम ऑफ स्पीच सर, कहाँ? पाकिस्तान में, इंडिया में भी है सर, पाकिस्तान में। अच्छा तो भाई ख़ैर यार, अब आप ये इनका यार कह रही है पाकिस्तान में फ्रीडम डेमोक्रेसी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप तो छोड़ डरिए अल्लाह सर से वेरी यार। फनी, सर वेरी फनी, वेरी फनी। ठीक है भाई, डेमोक्रेसी है तो आपका। आप लोग अपनी राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।